नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि खेती किसानी को समर्पित है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती किसानी की, साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं आप तक पहुंचे और किसान भाई उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि यदि हम बात करते हैं किसानों की, तो आज के दौर में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, लेकिन किसान या अन्नदाता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। खेत में खून पसीना एक करता है, अच्छा भोजन बनाने का प्रयास करता है ताकि सही भोजन आपकी और हमारी थाली में पहुंचे, और इसी को देखते हुए अपने आप को मजबूत बनाने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के किसानों को भी मजबूत करने का प्रयास करता है। एक ऐसे ही खास मेहमान से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं, प्रगतिशील किसान। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देवास जिले के अरनिया जागीर में हम मौजूद हैं। डीएम फार्म है ये और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूँ आपका। प्रगतिशील किसान नारायण सिंह सेंधव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा ये फार्म जो है 62 एकड़ का है और डीएम कृषि फार्म के नाम से जाना जाता है। किसान का नाम नारायण सिंह सेंधव है। मैंने यहाँ मिर्च, टमाटर और ये गोभी की खेती लगा रखी है। परंपरागत में हम खरीफ में सोयाबीन की खेती करते थे और रबी में गेहूं की खेती करते थे। तो हमें खरीफ में क्या है 2-3 कुंटल सोयाबीन होते थे, वो भी 50 किलो तक वो चले गए। उसके बाद में गेहूं बोते थे तो वो भी 8-10 हज़ार रुपये के होते थे, इसलिए हमें मुनाफा नहीं मिल सकता था। इसलिए हमने एक हॉर्टिकल्चर ने मुझे टूर कराया महाराष्ट्र का, वहाँ मैं गया जी। वहाँ मैंने जो है वहाँ पे ड्रीप और मल्चिंग की खेती देखी, जिसे आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती कहते हैं। वहाँ मैंने वो देखा तो वहाँ ड्रीप और मल्चिंग की खेती देखने से मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं भी मेरे यहाँ गाँव जाकर ऐसी खेती अपनाऊँ तो मुझे मुनाफा मिले। फिर मैंने यहाँ आके जो है ड्रीप और मल्चिंग की आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करना चालू किया। आज मैं करते करते 12-13 साल हो गए मेरे को, और मैं आज 14 हेक्टेयर में मैं ड्रीप और मल्चिंग की खेती करता हूँ। और जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ भी 10 एकड़ की मिर्ची लगी हुई है और साइड में टमाटर लगा हुआ। फिर किसानों को मैंने जो है यहाँ से अच्छे पौध की एक नर्सरी डाली और किसान को यहाँ से मैंने पॉली हाउस में जो नर्सरी किसान को देना चालू किया, और थोड़े थोड़े पौधे उनको भी बेचता हूँ और बाकी के मैं मेरे खेत में सीडलिंग तैयार करके लगा लेता हूँ। बिल्कुल नारायण जी, हम देख रहे हैं कि आपका एक वृहद अनुभव है, लेकिन इसके साथ ये भी किसान भाई जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी खेती की, उस वक्त कितनी चुनौतियां आपके सामने थी। साथ ही साथ यदि मैं परिवार की बात करूं तो परिवार का आखिर कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा, मिसेज का भी साथ रहा और लड़के का भी साथ रहा। आज भी आप जिस खेत में खड़े हैं वहाँ मेरा लड़का भाइयों से काम करा रहा है। मेरी मिसेज वहाँ फार्म पे मैनेज करती है, पूरा देखती रहती है। और मुझे मतलब जो है अन्य वैज्ञानिक की कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से सहायता दवाई खाद की मिली और उस ढंग से मैंने इस खेत को सुचारू। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे किसान भाई, यदि बात करते हैं आधुनिक खेती की, शुरुआती दौर में परंपरागत खेती आपको मिली रही होगी या आपने कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किए होंगे, आज के दौर में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? आज के दौर में सर ये परिवर्तन आया कि हम 1 एकड़ की मिर्ची जो लगाते हैं तो हम 4 लाख का उसका उत्पादन ले लेते हैं। उसमें से हमको 2 से 1.5 लाख का खर्च हो जाता है, फिर भी 2 लाख रुपए बच जाते हैं। अभी वर्तमान में मैं साइड में एक मेरा टमाटर का 3 बीघे का खेत लगा हुआ है। 2014 में हमको रेट मिला था 1200-1300 रुपये पर कैरेट, 25 किलो वज़न तोल के देते हैं। वैसे ही इस साल हमको वापस आया, क्योंकि इस साल टमाटर तो बहुत लगा था पर ब्लाइट, बारिश ज़्यादा होने से ब्लाइट रोग की शिकायत है। उससे किसान ने जितना मैनेज किया उसको उतना फल मिल गया। तो हमने उसको मैनेज अच्छे ढंग से किया। तो मैंने उसमें 3 बीघे के टमाटर में 10,11,221 रुपये की मार्केटिंग ली है और 278 कुंटल 25 किलो उत्पादन लिया है वज़न का, और 1113 कैरेट वज़न मतलब टमाटर उसमें से निकाला है और अभी चल रहा है, वो मार्च तक चलेगा। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करें और जो भी चाहिए मेरे से पूछते रहें और सीखते रहें, मैं उनको बताता हूँ। बिल्कुल नारायण सिंह जी, ये भी समझना चाहेंगे किसान भाई आपके पास आते होंगे, आपसे मुलाकात करते होंगे और आपके अनुभवों को जानने का उनका प्रयास रहता होगा। क्या कुछ पूछते हैं किसान भाई जब आपके पास आते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के दौर में वक्त बदलता जा रहा है, युवा पीढ़ी है वो भी खेती किसानी में आ रही है। किसान भाई मेरे पास आते हैं क्योंकि यहाँ मेरा फील्ड हरा भरा 12 महीने रहता है। मिर्ची, टमाटर, बैंगन रेट के बज गिन के बज लगी हुई रहती है।
किसान मेरे पास आते हैं तो मेरे से सारे पूछते हैं कि भाई किस ढंग से लगाना चाहिए। तो उनको मैं राय देता हूं कि भाई आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती से कराना चाहिए, ड्रीप और मल्चिंग लगाने से। ड्रीप लगाने से फ़ायदे होते हैं कि टपक टपक करके बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो वो स्कोर करी हुई मिट्टी में जड़ों का विकास होता है और उत्पादन डबल आता है और पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि पानी का अब धीरे धीरे अभाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पानी की भी बचत होती है और उत्पादन उसका डबल आता है। इसके पहले आपने भी जानकारी दी थी कि आपके द्वारा काफ़ी आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, तभी जाकर एक किसान सुदृढ़ होता है। लेकिन ये बताने का प्रयास करिए, सरकार की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से भी सरकार किसानों की मदद कर रही है। ये किसानी को परिवर्तित करने में, मुनाफे में इसे तब्दील करने में कितनी सहायता प्रदान करता है? सरकार मतलब जो है ड्रीप में सब्सिडी दे रही है, मल्चिंग में सब्सिडी दे, किसान को मतलब जितनी भी राहत देना चाहिए सरकार दे रही है, पर किसान को वो अमल करना चाहिए और मैनेज करके ढंग से उसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम बात कर लेते हैं कृषि की, तो आज के दौर में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? किसान भाई आते हैं, उनको ये भी जानकारी रहती है कि आखिर नए बीज हैं, खाद हैं, इनकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य ये है कि आखिर किसान भाइयों तक नई जानकारियाँ कैसे पहुँचे, कितनी सहायता प्रदान करता है? कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे जो भी वैज्ञानिक लोग मीटिंग रखते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक किस प्रकार से देना चाहिए, पेस्टिसाइड में कौन सा जैविक उत्पाद लेना चाहिए, ये समय समय पे मीटिंग रख के बुलाते हैं उसको। किसान को वहाँ मीटिंग अटेंड करना चाहिए और खेत में ये आधुनिक पद्धति की सुरक्षित खेती करना चाहिए। कितना ज़रूरी हो जाता है वैज्ञानिकों का? क्या वैज्ञानिक आपके खेत पर भी आते हैं या सलाह दी जाती है उनके द्वारा कि आप, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अब ठंड का सीज़न शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या खेती में परिवर्तन करना चाहिए? खेती में ठंड के सीजन में परिवर्तन करना चाहिए। पानी का मैनेज, दवाई खाद उस हिसाब से देना चाहिए। पानी जितना पहले क्या गर्मी में पड़ने लगता था, अब ठंड में थोड़ा कम लगेगा, उस हिसाब से किसान को पानी देना चाहिए और वैज्ञानिक लोग की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। तो किसान मित्रों, यदि बात करें आत्मनिर्भरता की, तो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कोशिश यही है कि आखिर मध्य प्रदेश, भारतवर्ष आत्मनिर्भर कैसे बने। नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान के क्षेत्र में, खेती किसानी के क्षेत्र में इनका वृहद अनुभव है। समझेंगे आपसे नारायण जी, यदि किसानों की हम बात कर लें तो आखिर किसान आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? किसान आत्मनिर्भर तभी हो सकता है कि जैसे आधुनिक पद्धति की जो संरक्षित खेती है उसको अपनाना चाहिए। सोयाबीन और गेहूं चने की खेती में कुछ बचता नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँ कि भाई सोयाबीन गेहूं चना बोना नहीं चाहिए। जैसे किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ की सब्जी ले और 3 एकड़ का मतलब जो है रबी खरीफ में ये सामान लगाए। तो जो हरी सब्जी जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन, अगर ढंग से आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती ड्रीप मल्चिंग लगा के करेगा तो उससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी। आधुनिक पद्धति की ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों तक कैसे पहुंच सकती है? आधुनिक पद्धति की ज़्यादा जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी है उनसे मिल सकती है, एग्रीकल्चर में मिल सकती है, या उन्नत प्रगतिशील जो किसान करते हैं उनके खेत पे जाके आप विजिट करो, देखो। और किसान को मैं अच्छी तरह से अगर मेरे यहाँ आएगा तो मेरे को ये 13 साल का अनुभव लगभग वेजिटेबल क्रॉप में और 14 हेक्टेयर की मेरे पास ड्रिप लगी। मैं सभी किसान को ये सलाह दूंगा कि भाई ये आधुनिक पद्धति की खेती करें। इसके अलावा किसान मित्रों, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि सिंचाई की हम बात कर लें तो नारायण सिंह जी, आप भी जानते हैं कि सिंचाई प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि पहले भी आपने जिक्र किया कि पानी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में कम से कम पानी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे लगाई जा सकती है? कम से कम मतलब पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल ऐसे लगाई जाती है कि क्या, एक इजराइल देश है, फॉरेन कंट्री, वहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी है, पर वहाँ ड्रीप मल्चिंग से आज भी हमारे इंडिया कंट्री से बहुत ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। उसी पैटर्न पे यहाँ इजराइल से जो ड्रीप आई और अपने इंडिया भी बहुत कंपनी बना रहे हैं, तो ड्रीप बिछा के और बेड बना के खेती करते हैं, तो उससे टपक टपक करके पानी बहुत कम लगता है। मतलब आज 4 गुना उससे उत्पादन अपन ले सकते हैं। ज़्यादातर पानी की बचत ड्रीप लगाने से ही होगी, टपक सिंचाई से। जी बिल्कुल, ड्रीप मल्चिंग की आपने बात की है, थोड़ा सा इसको विस्तार से मैं समझना चाहूँगा। ड्रीप मल्चिंग ऐसा है कि खेत में लगाना चाहिए, मतलब जो है 16 mm की आती है और 40-40 सेंटीमीटर पर ड्रीपर रहते हैं, उसके बेड बना के उसको बिछा के उसमें लगाई जाती है। तो उसमें एक तो ड्रीप से मजदूर की बचत होती है, जैसे ड्रीप लगाने से फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्यूबल पंप से वहीं घोल के यहाँ दे सकते हैं,
और उसके बाद में उसमें नमी बनी रहती है मल्चिंग को लगाने से। इसके अलावा नारायण सिंह जी ये भी जानकारी है सामाजिक सरोकार की मैं बात कर लूँ या किसान भाइयों की बात कर लूँ तो किसान भाई आपके पास आते हैं, आप जानकारी भी उन्हें देते हैं। और यदि सम्मान की हम बात करते हैं मित्रों, तो यदि किसी भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो प्रोत्साहन अपने आप आगे बढ़ता है कि आखिर हमें आने वाले वक्त में काम कैसे करना चाहिए। ये भी हमारे पास जानकारी कि काफ़ी सम्मानित आपको किया गया है, बड़े बड़े पुरस्कार भी आपको दिए गए हैं। मुझे मतलब कलेक्टर साहब ने ये सर्वोच्च कृषक पुरस्कार भी दिया और शिवराज सिंह चौहान ने मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी, विदेश भी होके आया मैं अंश पूंजी भर के। तो मेरे को ये सम्मान सब ये मेहनत रात दिन मेहनत करने से और ये वेजिटेबल क्रॉप करने से जो है मिले हैं। ऐसे ही हर किसान को मेहनत करके और जो है नाम कमाना चाहिए आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करके। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बोला कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आपका दौरा रहा। कितना महत्वपूर्ण हो गया वो अनुभव, कितना ज़रूरी रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत काफ़ी जो है वो अनुभव रहा कि जगह जगह में फील्ड में जैसे नोएडा है, करनाल है, राउरी राजगुरुनगर है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ने मेरे टूर बनाए, वहाँ अन्य वैज्ञानिक लोगों ने लेक्चर दिए, उसमें मेरे को समझ में आई तो मेरा ज्ञान वहाँ से और अधिक बढ़ा और यहाँ मैंने खेती को बढ़ावा दिया। अब वर्तमान दौर की हम बात कर लें, भारतवर्ष में और विदेशों में जो खेती की जाती है, कितना अंतर देखते हैं आप? वहाँ मतलब अगर वहाँ का विदेश का देखे जाए तो वहाँ से अपन 100 साल पीछे हैं। यहाँ अपन को 100 साल आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत और मैनेज करना पड़ेगा वेजिटेबल क्रॉप के लिए। तो 100 साल हम पीछे हैं और 100 साल आखिर हम क्यों पीछे हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और जानकारियों पर बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे हम इस व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और DM फार्म में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर यहाँ पर हरी मिर्ची लगी हुई है। नारायण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रगतिशील किसान हैं आप। नारायण जी ये बताइए कि यदि वर्तमान दौर की बात करें तो कौन कौन सी फसल का इस वक्त उत्पादन किया जा रहा है? अभी वर्तमान में बारिश में जो है जुलाई के महीने में मिर्ची, टमाटर, बैंगन ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और वो सोलानोसी क्रॉप में आती है। सोलानोसी उनकी वो है कुल, और वो मतलब जो है जुलाई में अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अप्रैल मई तक उत्पादन दे सकती है। मतलब 6 से 8 महीने की मार्केटिंग होती है और अच्छा उत्पादन उससे लिया जाता है। किसान भाई ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी फसल है जिसमें किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। और ऐसे किसान भाइयों की बात कर लें जो कि शुरुआती दौर में खेती किसानी कर रहे हैं, तो सावधानियाँ और चुनौतियाँ क्या रहती हैं उनके सामने? सबसे ज़्यादा उत्पादन और कमाई हो सकती है बेल वाली जितनी फसलें लेती हैं, जैसे कुकुड़ वर्गीय मतलब बेल वाली फसलों को कद्दू वर्गीय बेल वाली फसलें बोलते हैं। उनका 80 से 90 दिन में उत्पादन पूरा ख़त्म हो जाता है और वो 1 एकड़ की 2 लाख का उत्पादन दे सकती है। सोलानोसी कुल में मिर्ची, टमाटर, बैंगन ये 10 महीने चलती है तो इसका भी उत्पादन अच्छा आता है। इससे भी किसान पैसे अच्छी तरह से कमा सकता है, पर उसको समय समय पे देख रेख करना, पौधों से बात करना, किस प्रकार से अपन पौधे से ऐसे बात करना सीखो। सुबह रोज़ खेत पे जाओ और उनसे हरियाली किससे मिलो कि भाई पौधा मेरे से क्या बातचीत करना चाह रहा है।
तो उसको खाद दवाई जो भी देना चाहिए वो समय समय पर दवाई करके बहुत मैनेज करना अच्छी चाहिए। बात नारायण जी आपने यहाँ पर कही है, पौधों से भी बात की जाती है। किसान मित्रों आप ये समझ सकते हैं और जो आम जनता हमें देख रही है वो भी ये समझ सकती है कि आखिर एक किसान कितनी मेहनत करता है शुद्ध फसल को उगाने के लिए। ये भी बताने का प्रयास करिए, जब फसलों का परिवर्तन का दौर आता है तो मिट्टी परीक्षण बेहद ज़रूरी हो जाता है। आखिर कितनी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए और क्या अनुभव कहता है आपका खेत को तैयार करने के लिए? खेत को तैयार करने के लिए पहले एक दो गहरी जुताई करके फिर रोटावेटर किया जाता है, फिर बेड के बनाए जाते हैं। उसके बाद में जब क्रॉप ले लेते हैं फसल, तो मई जून में खेत खाली रहता है 2 महीने, उस समय वी आकार का गड्ढा खोद के मिट्टी परीक्षण अपने खेत की ज़रूर करवाना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने से ये पता चल जाता है कि इसमें पोषक तत्व की कमी है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी है। दूसरी बात, पानी का EC TDS ये भी मेंटेन करना चाहिए कि मेरे पौधे का यहाँ मेरे को pH कितना है और इसका TDS कितना है। ये सारी चीज़ों का अगर ज्ञान किसान रखेगा तो उसका उत्पादन अधिक आएगा और लागत कम आएगी। तो मित्रों मिट्टी परीक्षण की तो हमने बात कर ली, खेत की तैयारी की हमने बात कर ली, लेकिन नारायण जी ने एक बड़ी खास बात यहाँ पर बोली है, वो है पानी की परख करना कि आखिर पानी का TDS कितना होना चाहिए। इसके अलावा हमारी फसलों के लिए सही पानी की मात्रा क्या है। नारायण जी बताइए कि आखिर पानी की परख कैसे हो सकती है? पानी की परख इससे होती है, जैसे अपने स्रोत दे रहते हैं, कोई नदी से पानी लेता है, कोई कुएं से लेता है, कोई बोर से लेता है, तो इनके सभी के TDS अलग अलग रहते हैं और pH भी इनका देखना पड़ता है। तो और EC जांच करवाना चाहिए। पहले तो सबसे प्रथम तो कि EC अगर सही है तो उसमें पौधे को पोषक तत्व सूक्ष्म तत्व में सही तरह से लेगा, नहीं तो पानी भी अगर गड़बड़ है तो उसमें भी उत्पादन किसान को नहीं मिलेगा। ये हमें क्या है कि हम नर्सरी लगा रखी तो उसमें भी हम पानी देते हैं, तो कम TDS का पानी उसमें जाएगा तो पौधे का कलर येलो नहीं होगा और ग्रीन नर्सरी तैयार होगी उससे। इसके अलावा एक बड़ी खास बात सामने ये आती है कि यदि हमें सही फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो अच्छे बीज हमें लगाने होंगे और खाद की मात्रा भी सही होनी चाहिए। इस विषय में क्या कहेंगे आप? अगर कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आजकल हाइब्रिड बीज मेल फीमेल का क्रॉसिंग करके F1 जिस पे लिखा रहता है वो हाइब्रिड बीज रहते हैं और 1 साल के लिए काम देते हैं, तो उनका उत्पादन ज़्यादा आता है। वो अच्छे से बीज भंडार की दुकान पे जाइए और वहाँ ख़रीद के पक्का बिल लीजिए और बिना एक्सपायरी का सीड आप खरीद के खेत में ट्रांसप्लांटिंग कीजिए। हाइब्रिड बीज और सामान्य बीज में क्या अंतर देखते हैं? हाइब्रिड बीज मेल फीमेल का क्रॉसिंग करके ब्रीडर लोग बनाते हैं और जो सादा बीज रहते हैं वो उसी में से निकाल के और उसको स्विंग किया जाता है, उसका उत्पादन कम आता है। जी, इसके अलावा मैं एक बार फिर उसी यात्रा की बात करना चाहूँगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा आपने किया था। यदि सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो किसान अपने आप में तो मजबूत होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के किसानों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वो अनुभव जब आप वापस आए उसके बाद किसान भाई आपसे आए होंगे, मुलाकात की होगी, क्या जानना चाहा उन लोगों ने? जब मुझे गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भेजा तो मैंने वहाँ काफ़ी सीख के आया और यहाँ मेरे खेत पे भी बढ़ावा दिया। उसके बाद में आजू बाजू के जो भी किसान हैं उनको भी मैंने सिखाया। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ योजना में इस फार्म का नाम ले रखा है, जहाँ भी मंदसौर और नीमच और जहाँ के भी टूर मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के द्वारा होते हैं वो यहाँ मैं किसानों को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सरकार की योजना है, भले ही वो सब्सिडी के रूप में किसानों की आर्थिक रूप से मदद करना हो, या केंद्र सरकार की बात कर ली जाए तो स्वनिधि योजना के माध्यम से भी किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। ऐसी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आम किसान के लिए? सभी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसका क्या है कि किसान को सही समय पर उसका उपयोग लेना चाहिए और उसका अनुपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार ने तो बहुत काफ़ी कुछ दिया है, वो देती रही है। आर्थिक मदद किसान को क्या 2022-24 तक वो और अच्छे आर्थिक स्थिति बना देगी और अच्छा उत्पादन ले सकते। नारायण सिंह जी, आपने वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, प्रगतिशील किसान से हमने बात की और ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय में तब्दील करना है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि मेहनत हम लगातार करते रहें। इसके अलावा सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का यदि सही तरीके से लाभ लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि खेती किसानी को अब लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। ना सिर्फ आप आसपास के किसानों को मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऐसे किसानों के लिए मिसाल पेश करते हैं जो कि आपको देख रहे हैं और खेती किसानी के व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण
कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र,
500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप सारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એટલી સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।